मज़हर, मुझे एक सवाल हमेशा रहता है और जुस्तजू तड़प भी रही कि इसको चेक करूं। आप चूँकि इन रहे कराची यूनिवर्सिटी में, क्या वजूहात हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर जिसमें पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा और उनकी सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी शहर के अंदर, जो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो उस पे पॉलिटिकली सिक्का जमात का कैसे चलता रहा? ये बुनियादें कैसे डली हैं? ये मेरा ख्याल है कि उस ज़माने, उससे पहले 60s तक तो NSF बड़ी स्ट्रॉन्ग थी ना। जो NSF में स्प्लिट आई, NSF की स्प्लिट का फ़ायदा फिर जमात ने उठाया। ये प्रो चाइनीज़, प्रो रशियन वरना उस ज़माने में तो वो जमात इस्लामी ने फिर मेरा ख्याल है जब पहले कम्युनिस्ट पार्टी पे पाबंदी लगी, DSF पर पाबंदी लगी, DSF के बाद फिर NSF आगे बढ़ी, NSF तो उस वक्त मेरा ख्याल है, मुझे वो लगता है कि जमात इस्लामी ने कॉन्शियसली ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी तलबा सियासत को मजबूत करना चाहिए, और उन्होंने किया मजबूत। मौके शुनासी में बिल्कुल उन्होंने किया। पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी तो सबसे ज़्यादा मशहूर रही उन्होंने। और लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी ख़ामी रही, जो शायद आज उनके लोग कुछ रियलाइज़ भी करते हैं, वो ये कि उन्होंने सिर्फ वही नहीं, उन्होंने बाय मसल भी कंट्रोल करने की कोशिश की, और ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में। और उससे ये हुआ कि उससे एकेडमिक ग्रोथ ख़त्म हो गई। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका कब्ज़ा है, ठीक है। स्टूडेंट यूनियंस में दूसरा मुखालिफ पैनल खड़ा ही नहीं हो सकता था। अगर खड़ा हो के एक मुझे याद है कि एक सेक्रेटरी जीता था, लेकिन उसके बाद वो यूनिवर्सिटी नहीं दाखिल हो सका उसमें। तो वो जो उनकी वो थी कि ये जो एक उनका आइडियोलॉजिकल वो था कि नहीं जी, वो सुर्खों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। वो उसमें कराची में इंटेंसिटी कम थी उसकी, पंजाब में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो नुकसान हुआ वो बेसिकली NSF के तकसीम टूटने की वजह से। और मेडिकल कॉलेजेस में तो फिर NSF रही काफ़ी, वो रशीदुल हसन ग्रुप स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी में वो नहीं रहा। तो इसी वजह से जमीयत का वो होल्ड रहा, और उस होल्ड की वजह से उनका मोर और लेस उन्हीं की डोमिनेशन नज़र आती है हमें, जो उस मिथ को फिर कॉलेज लेवल तक, लेकिन उस वक्त तक स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लग चुकी थी, उसको फिर ब्रेक किया, क्योंकि वायलेंस के अगेंस्ट वायलेंस जब आ जाए तो वो फिर APMSO ने किया, ऑल पाकिस्तान महाजर 84 में। APMSO तो 78 में 84 में उनकी पार्टी बनी। हाँ, APMSO मेरे सामने ही बनी थी, और मुझे ये अच्छी तरह याद है कि APMSO को से सबसे ज़्यादा अगर परेशान थी तो जमीयत परेशान थी। अच्छा। क्योंकि APMSO ने बड़ी तेज़ी से जो है ना, वो महाजिर स्टूडेंट को जो जमीयत के भी थे उनको अट्रैक्ट किया उन्होंने। बहुत से उनके एक्टिविस्ट जो लीडर्स बने बाद में जाके वो सब, और ज़ाहिर है उसकी वजह से 2-3 वो चीज़ें थी कि एडमिशन्स के मसाइल, ये कोटा सिस्टम, ये सारी चीज़ें उसने, तो वो चीज़ जो एक ज़माने में जमात नहीं कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़, तो उस वक्त तो MQM नहीं थी, लेकिन वो चीज़ फिर APMSO ने उसको जब बनी तो उसको कैश किया। तो उसके बाद मुझे याद है कि जमीयत ने जो अपनी ताकत के ज़ोर पे भी उनको यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से निकाला, बल्कि बीच में उन्होंने कोई उनका पैरेलल ग्रुप बनाने की भी कोशिश की, महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर वो एक ज़माने में मैंने उनसे अज़ीम अहमद तारिक जो MQM के चेयरमैन था, उससे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हमारा उस वक्त ये ख्याल नहीं था कि हम सियासी जमात बनाएं, हमारा ये था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स। लेकिन और जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब जमात वालों ने हमें निकाल दिया कॉलेजेस से, हमारी एक्टिविटी नहीं,
तो हमने जाके वही काम मोहल्लों में शुरू कर दिया। तो मोहल्लों में हमें बेशुमार पजीराई मिली, वो मिली उसमें, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो पीरियड वही था, 77 की तहरीक ख़त्म हुई थी, उसमें ज़ाहिर है कराची शहरी इलाकों का बड़ा रोल था, एक्टिव थे उसमें। तो वो सारा यहाँ जो वो था, वो तो उसमें एक उर्दू स्पीकिंग महाजिर फैक्टर था उसके अंदर, शहरों में, कराची हैदराबाद में। तो APMSO को फ़ौरन पजीराई मिली बड़ी उसमें, और उसी ने फिर उनको, तो 87 में जब ये पहले लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में गए हैं, सितंबर 87, तो इनको यकीन नहीं था कि ये जीत जाएंगे। मुझे याद है कि ये जहाँ अपना MQM का वो डिप्टी इकबाल जो अभी जिसकी गुजर गया जो की, वो जहाँ जिन उस फ्लैट्स में रहता था, उन्हीं में हमारा एक दोस्त था अज़ीज़ अहमद, परवेज़ सग़ीर भी उधर ही होता था। तो उनके घर ये अपना इमरान फ़ारूक और ये सलीम शहजाद और ये लोग बैठ के इसमें, तो वो पीरियड ऐसा था कि उस पीरियड में जो है ये चाहते थे कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलके कुछ वो बनाया जाए, ये किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी उसमें ये, क्योंकि 86 में भी मुझे याद है, बल्कि एक मरतबा मैंने उनसे मसरूर हसन से कंफर्म भी किया था, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे। मसरूर ने कहा कि हम जेल में थे जब बेनज़ीर का मैसेज आया कि जो MQM के लड़के इनका ख्याल रखो उनको। और 86 में जब अल्ताफ़ हुसैन जेल से आए, तो अल्ताफ़ हुसैन ने जो है ये वो जाना चाहते थे बेनज़ीर से मिलने, शुक्रिया अदा करने और ये उस तरह का। लेकिन उस वक्त जो यहाँ के पीपल्स पार्टी की उर्दू स्पीकिंग लीडरशिप थी, अमीर दर वाले, हाँ, ND खान वगैरह ये लोग, इन्होंने नहीं मिलने दिया। उन्होंने कहा नहीं जी बीवी आपके लेवल का नहीं, हम लोग इसको टैकल कर लेंगे, वो कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। लेकिन फिर 87 में जो रिज़ल्ट आया, फिर तो MQM ने पलट के देखा नहीं। फिर तो ज़ाहिर है मतलब उनके जिस तरह सही मानों में अगर खंबे को वोट पड़ा है तो वो 87 में पड़ा है, क्योंकि इनमें से कोई भी मज़र फिर मैं उधर आता हूँ। जमीयत जो थी सिक्का बंद पॉलिटिक्स थी कराची यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बाकी प्रोफेशनल इदारे तो कम बेश अलग सोच रहे थे, कराची यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग सोच रही थी। हालांकि वहाँ कत्ल गारत नहीं शुरू हुई उस ज़माने में, लेकिन मैं फिर भी ये सोच रहा हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी का एक 20-25 बरस का एक्टिव दौर है जो प्रो जमीयत है, तो उसका सोसाइटी पे असर क्या हुआ होगा, इस पे कोई असेसमेंट है, एनालिसिस? कराची में देखें, कराची में जो कराची में पार्टीशन के बाद लोग आए, वो बुनियादी तौर पे राइट विंग लीनिंग्स के लोग थे ना, नेशनलिस्ट थे, राइट विंग थे, पाकिस्तान मिली वतनी वो वाला पूरा वतन अजीज, हाँ। और इस ज़ाहिर वो नारा भी था पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो सारे वो कॉन्सेप्ट ले आए थे। हाँ, सारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम पाकिस्तान आएंगे तो ये सब कुछ वो होगा। सबसे पहले जो उनको, और शुरू में ज़ाहिर है एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी भी, उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेसी, ये सारी वो थी उसमें, तो राइट विंग लीनिंग्स तो वहाँ रहीं। लेकिन शुरू का पीरियड अगर हम देखें, जो 47 के बाद से हम समझ लें अयूब खान के पीरियड तक, तो वहाँ हमें लेफ़्ट की स्टूडेंट मूवमेंट भी नज़र आती है। वो लेफ़्ट जब क्रश किया गया, तो उसको फिर रिप्लेस किया राइट विंगर्स ने। ये जो रावलपिंडी साजिश केस है 51 से शुरू हुआ, फिर NSA, फिर अयूब खान के पीरियड में भी टारगेट लेफ्ट वो रहा। और फिर जो लेफ़्ट और सेंट्रिस्ट लोग थे, उनको उनकी थोड़ी सी जो उनको उम्मीद थी कि शायद भुट्टो साहब लेफ़्ट या लिबरल पॉलिटिक्स करेंगे, तो वो वहाँ जब वहाँ भी फिर वो उस तरह की मेजर्स हुए, तो फिर ये ज़ाहिर है इकनॉमिक इशू आ गया। जो यहाँ के शहरी लोग थे, उन्होंने कहा कि उनको जॉब्स वगैरह के इशूज़, कोटा सिस्टम, ये उन्होंने इस पर, तो वो एक अच्छा उसको सारा कैश किया जमात इस्लामी, JUP, इस तरह की जमातों ने,
और हालांकि 70 में जब कराची से पीपल्स पार्टी के 8 MPs जीते थे और 2 या 3 MNAs जीते थे, 3, हाँ, कराची से पीपल्स पार्टी ने उसे, और उस वक्त भुट्टो ने ये कोशिश की थी कि पढ़े लिखे उर्दू स्पीकिंग को टिकट दिए जाएं, उसमें बाद में दिए भी, हाँ दिए भी उसमें। और 79 में जब पहले लोकल बॉडीज़ हुए तो उसमें अवाम दोस्त के नाम से पीपल्स पार्टी के लोगों ने बड़ा जो है वो सीटें ली, बल्कि उनका मेयर ऑलमोस्ट खानम गौहर एजाज इलेक्ट होते होते रह गई, 2 काउंसलर अगवा हो गए वो। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वो जो एक ख़ास सेगमेंट था जो 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 राइट विंगर था लेकिन जमात इस्लामी या JUP में नहीं था, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की, स्विंग मेजॉरिटी जो थी, हाँ उसको नहीं की। वो उसके असरात फिर और ज़्यादा, फिर MQM बनी तो वो सारा उस तरफ चले गए, उस तरफ चले गए। यही चीज़ें क्योंकि जमात JUP ये सारे लोग वो रहे, तो उसके असरात हमें उसमें भी नज़र आते हैं इसके अंदर। मज़हब पीपल्स पार्टी, JUP, जमात इस्लामी, JUI तो उस ज़माने में नहीं थी, लेकिन बाद में मुत्तहिदा मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनी। मुझे एक बात बताएं, वो ये कि अगर वोट परफॉर्मेंस पे है तो कराची में सबसे ज़्यादा वोट तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिलना चाहिए ना। कराची शहर को जिस तरह उसने बनाया, उसको बढ़ाया या उसकी डेवलपमेंट की, उसका सिला उसको क्या मिला? देखिए उसमें फिर वही चीज़ आ गई ना कि बाकी फैक्टर आ गए ना। और जाहिर है अब कोटा सिस्टम के 2 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं ना, जो उर्दू स्पीकिंग उसको दूसरे अंदाज में देखता है, सिंधी स्पीकिंग दूसरे अंदाज में देखते हैं। उर्दू स्पीकिंग को ये लगा कि उसकी वजह से उनकी जॉब्स जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हुई, तो अब वो ज़ाहिर इकनॉमिक्स आ गई, और उनको ये लगा कि उनके जो बच्चों की एडमिशन्स हैं उसमें ये चीज़ें आ गई, तो वो डायरेक्टली इकनॉमिकली हिट हुए वो। हालांकि मेरे नुक्ते नज़र से जो भुट्टो साहब का कॉन्सेप्ट था शायद और बेहतर अंदाज में हो सकता था, वो ये था कि जो सिंधी रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, मिडिल क्लास को ऊपर लाया जाए, बनाया जाए। लेकिन उस वक्त वो कॉन्सेप्ट भी अच्छा था और इसीलिए उन्होंने पीरियड भी उसका 10 साल रखा था कि 10 साल में हम कम से कम इतना वो कर सकते आगे ले आएंगे। उसके बाद उसे पॉलिटिकली एक्सटेंशन जो हुई, क्योंकि आज भी हम देखें कि पीपल्स पार्टी की भी इतने सालों गवर्नमेंट रही, लेकिन हमने नहीं देखा कि रूरल एरियाज़ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल पे लाए गए हों, जो कि बेसिक आइडिया था उसका कि आप वहाँ के लोग, मतलब उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ उसका, लेकिन जॉब्स वगैरह मिली होंगी, ज़ाहिर है मिली, एक मिडिल क्लास बनी भी, एक उसका पॉलिटिकल फ़ायदा जो हुआ वो पीपल्स पार्टी को या भुट्टो को ये कि उसने सिंध से नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमज़ोर किया, GSN मूवमेंट को कमज़ोर किया। यार मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब को कभी भी सिंधी उर्दू ब्रैकेट नहीं किया गया था, लेकिन कराची में वो उसमें हुआ ये था, वो मैंने अभी कुछ अर्से पहले जो भुट्टो साहब के पुराने साथी थे और फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे कमाल असफर, उनसे मैं गवर्नर भी रहे उनके, तो 90 लेकिन बीमार थे अभी, लेकिन कोई 5-6 महीने पहले मैं उनके साथ बैठा था तो गपशप रही, तो उन्होंने ये कहा था कि जो था उनके अल्फाज ये हैं कि भुट्टो मुतासिब नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज़ को इस्तेमाल ज़रूर किया इसमें, और जिसका नुकसान भुट्टो को भी हुआ, पीपल्स पार्टी को भी हुआ। वरना उन्होंने कहा कि जब ये लैंग्वेज बिल आया, तो जब कैबिनेट में आया, तो मैंने उस मुमताज़ भुट्टो चीफ मिनिस्टर, तो मैंने मुमताज़ उनसे कहा कि मुमताज़ इसमें सिर्फ एक लाइन का अगर तुम लिख दो तो वो जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तासुर ज़ायल हो जाएगा, और ये लिख दो कि उर्दू विल रिमेन एज नेशनल लैंग्वेज ना। और इसमें
तो उस पर काफ़ी वो हुई। उसने अच्छा कमाल असफर ने कहा कि मैंने असेंबली में तकरीर करते हुए भी ये बात की, और मैंने जब तकरीर ये बात की तो फिर वसीम अदर नदवी जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि अगर ये लाइन इस बिल में आ जाए तो हमें कोई फिर एतराज़ नहीं होगा वो। लेकिन कमाल साहब कहने लगे समाओ दी अदर नहीं हुआ ये। तो उसका जो रिएक्शन आया तो मैंने मुमताज़ से कहा कि देखिए अब तो जो आपने जो होना था वो हो गया, लेकिन फोर्स यूज़ नहीं करना, हो जाने दो, एक स्पॉन्टेनियस रद्द अमल होता है वो। लेकिन वो लियाकताबाद में गोली चल गई। तो उन्होंने कहा जब ये हुआ तो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर भुट्टो साहब का मुझे लेटर आया कि तुम रिज़ाइन नहीं करो, मैं इस इशू को रिजॉल्व कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और फिर बकौल कमाल असफर के उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग उधर इस्लामाबाद में बुलाया। नहीं वो नहीं, उन्होंने एक अलग फैक्ट फाइंडिंग वहाँ यहाँ भेजा इन सर्च ऑफ एजुकेटेड उर्दू स्पीकिंग पीपल जिनको वो उसमें। फिर उन्होंने वहाँ, और पहली मरतबा ये हुआ था कि नेगोशिएशंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हुई, उर्दू स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल्स वगैरह से। हाँ, और वहाँ फिर एक फार्मूला 60-40 का एवॉल्व हुआ। अब अगर वो फार्मूला भी शायद काफ़ी हद तक जो उर्दू स्पीकिंग लोग कहते हैं कि वो हुआ ये कि सिंध में तो टोटली 60% एग्जीक्यूट हुआ सिंधी पे। यहाँ ये हुआ कि उसको जो है यहाँ पर हर उस पर अप्लाई किया गया, तो हमारा कोटा उर्दू स्पीकिंग का और जो है मार्जिनलाइज्ड हो गया, 40% उसमें अर्बन और रूरल उसमें। लेकिन इसको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो जनरल ज़िया-उल-हक़ ने भी इस्तेमाल किया, हर एक ने अपने अपने हवाले से किया। हाँ, और उससे फिर ज़ाहिर है फिर उसकी सपोर्ट में आके एक जमात खड़ी भी हो गई उसके ख़िलाफ़ पूरी तरीके से, जिसे पॉलिटिकली उस पर फिर उसको एडवांटेज भी मिला, फ़ायदा भी मिला। और ये सारी चीज़ें अगर हम जब देखते हैं तो फिर ये जो वो हुआ तो वो उससे हुआ ये कि वो जो भुट्टो साहब की 70 से जो थी जिसमें स्टील मिल का क़याम, कराची पोर्ट, सड़कें बनना, ब्रिजेस बनना, कासिम पोर्ट, हाँ, वो सब फिर बैकग्राउंड में चले गए उसमें। उसके सामने चीज़ ही दूसरी आ गई, चीज़ दूसरी आ गई। ये चीज़ जो थी ये मैं समझता हूँ कि लेकिन उसके बावजूद भी जैसे 79, 83 में लोकल बॉडीज़ में भी पीपल्स पार्टी ने अपना उस चीज़ को पॉलिटिकली शायद हैंडल करने में गलती हुई। उसको पॉलिटिकली हैंडल किया जा सकता था, जनरल ज़िया-उल-हक़ के पीरियड में हैंडल किया जा सकता उसमें। और तो वो जो पोलराइजेशन थी, फिर बाद में जब इत्तेहाद भी हुआ वो भी नीचे के लेवल पे नहीं हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने अपोजिशन से कर लिया, इत्तेहाद ऊपर बाला। तो उसके जो पोलराइजेशन थी वो अपनी जगह बरकरार रही और वो शार्प होती रही। वो मेरा ख्याल है एक रीज़न था उसमें। और मतलब 85 में जो है वो फिर जब नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए, हालांकि ये भी हुआ 84 में रेफरेंडम हुआ, लेकिन कराची हैदराबाद राइट विंग शहर होने के बावजूद उन्होंने ज़िया-उल-हक़ को नहीं वोट दिया। और 85 में जब लोकल बॉडीज़ वो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी और JUP हार गई। वो कि MQM नहीं थी, MQM, लेकिन नॉन जमात और नॉन वो रिएक्शन वो दूसरा हुआ उसमें, फिर बाद में MQM आ गई। नाजरीन, ये हैं हमारे दोस्त और साथी, हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब मज़हर अब्बास साहब। इनसे हमारी ये गुफ्तगू जारी है और हम ज़ाती तौर पर समझते हैं कि एक सरासल गुफ्तगू ये सिर्फ़ दो दोस्तों के दरमियान या एक मीडियम और एक साहिब राय की गुफ्तगू नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि तारीख़ के बहुत सारे जो औराक हैं वो इसमें समा जाएंगे और बहुत सारी बातें हमें गाइड करने के लिए मिलेंगी। हमारे साथ रहिएगा, हमारी बातें जनाब मज़हर अब्बास से जारी है।